हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम समझ लिया था। आज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस लेनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस ले सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप ये कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज पे। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के घटक। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो घटक हैं इकोसिस्टम के, एक है बायोटिक घटक, एक है अबायोटिक घटक। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन फोकस होगा, वो होगा अबायोटिक फैक्टर्स पे। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अबायोटिक फैक्टर एक लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, क्यों कहते हैं अबायोटिक फैक्टर को एक लिमिटिंग फैक्टर है, इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए, तो सबसे पहले एक बारी बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर को अच्छे से देख लीजिए। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? एक फंगस है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, फंगस, प्लांट, प्रोटिस्टा, एनिमल, आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब बात करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स की। अबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो मेजर अबायोटिक फैक्टर जो हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी, एयर, सॉयल, वाटर, इनको हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। उसके अलावा मिनरल और ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर पे, अबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोटिक फैक्टर ही अबायोटिक फैक्टर पर निर्भर करता है, ऐसा भी नहीं है अबायोटिक फैक्टर सिर्फ बायोटिक फैक्टर पर निर्भर करता है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे इकोसिस्टम बनता है और हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म होता है। इसमें से बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर में से कोई भी अगर परेशान हुआ या किसी पर इम्पैक्ट हुआ या किसी के कंसंट्रेशन में कमी हुई तो दूसरे पर इम्पैक्ट होना लाजमी है। ये हमने लास्ट वाली क्लास में समझा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या लाइफ पॉसिबल है? बताइए, क्या एयर में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं। कैसे लाइफ पॉसिबल होगा? क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। देखिए, ऑक्सीजन ये नहीं कि 100% ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ठीक है, 100% ऑक्सीजन हो जाएगा तो भी हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। कंसंट्रेशन नाइट्रोजन भी होना चाहिए एनवायरनमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन की भी एक लिमिटेड मात्रा है, सब समझने की कोशिश करेंगे। तो वो लिमिटेड मात्रा से कम ज़्यादा हुआ तो लाइफ संभव नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर देख रहे हैं कि अब इस टाइम क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते, जस्ट अ सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि फसलें चौपट हो रही हैं, फसलों का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जीव जंतु जो पहले कम टेम्परेचर में सस्टेन कर पाते थे वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल पर इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, आइस पिघल रही है, बर्फ़ पिघल रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि फ्लड बहुत सारे आ रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो डूब रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पैक्ट हो रहा है और जितने भी इम्पैक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का लिमिट, हर चीज़ का एक दायरा होता है। अगर उस दायरे में घटावत हुई या बढ़ावत हुई, ठीक है, घटा या बढ़ा, तो अगर उसमें कमी या ज़्यादा होती है, बेसी होती है, तो अदर फैक्टर्स पर इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और उसके चलते पूरा इकोसिस्टम, पूरा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं समझने की कोशिश कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में हम सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में तो हमको बहुत डिटेल में आइडिया बायोलॉजी में भी लगती है, और उसके अलावा मैं भी आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन अभी हम समझने की कोशिश करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स को एज अ लिमिटिंग फैक्टर। अबायोटिक कंपोनेंट आर द ऑर्गेनिक और नॉन लिविंग पार्ट्स। देखो यहाँ पे साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, जो कि दैट एक्ट एज मेजर लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट इज दिस लिमिटिंग फैक्टर? ये लिमिटिंग फैक्टर क्या वाला है भाई? व्हाट इज दिस लिमिटिंग फैक्टर?
अबायोटिक फैक्टर और इनऑर्गेनिक, हाँ अकार्बनिक होते हैं, समझ में आता है, ठीक है, और नॉन लिविंग होते हैं जिनमें जान नहीं होती है अबायोटिक फैक्टर्स में, ठीक है, समझ में आता है। बट ये लिमिटिंग फैक्टर क्या चीज़ होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक जो जीव होता है वो बहुत सारे, उसके जो जिंदा रहने की जो उसकी सर्वाइबिलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड होती है। बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा कि नहीं रहेगा, करेगा, कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फैक्टर्स उसको जिंदा रहने उसको लिमिट कर दें, उसके रेंज को लिमिट कर दे कि हाँ ये 4 साल ही रहेगा, ये 5 साल जिंदा रहेगा, डायनासोर्स इतने ही टाइम पीरियड तक जिंदा रहेंगे या इतने टेम्परेचर को सह पाएंगे, ठीक है। पोलर बियर अगर उनको कहाँ भेज दिया गया, आर्कटिक के अलावा अगर उनको इक्वेटोरियल रीजन में भेज दिया गया तो जिंदा नहीं रह पाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो पोलर बियर के लिए टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर का ज़्यादा होना क्या हो गया, एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया, लिमिट कर दिया उसको, मर जाएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है जो उसके दायरे को सीमित करे, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीवित जीव के दायरे को सीमित करे, उसको बोल देते हैं कि हाँ ये इसका लिमिटिंग फैक्टर है। डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अभी इतनी बात समझ में आएगी कि बहुत सारे फैक्टर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए डिसाइड करते हैं। जैसे पेड़, एक एग्जांपल लेते हैं पेड़ का, ट्री का एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें रेन फॉरेस्ट रीजन की, वर्षा वन की बात करें, तो वर्षा वन में देखो बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक पेड़ की जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरत है, लाइट जरूरत है, ठीक है, रेन जरूरत है, ठीक है, उसके अलावा क्या, ह्यूमस होना चाहिए, या कह लो कि फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, ठीक है, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, ये ज़रूरत है एक पेड़ रहने के लिए, एक पेड़ या एक क्रॉप उत्पादन करने के लिए। लेकिन अगर रेन फॉरेस्ट ले लो, एक रीजन रेन फॉरेस्ट है और दूसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वाले पेड़, डेसिडुअस फॉरेस्ट। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि रेन फॉरेस्ट में क्रॉप उत्पन्न होगा ज़्यादा अच्छा, प्लांटेशन कर पाएंगे, ज़्यादा अनाज उत्पन्न कर पाएंगे, कि डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले रीजन में आप ज़्यादा क्रॉप उत्पन्न कर पाएंगे? देखो, कुछ चीज़ें बताता हूं। रेन फॉरेस्ट रीजन में डेसिडुअस फॉरेस्ट से ज़्यादा बारिश होती है, इससे ज़्यादा बारिश होती है। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहाँ पर रेन फॉरेस्ट वाले रीजन से, यानी जो इक्वेटर के ज़्यादा आसपास है, रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के ज़्यादा आसपास रहता है, और 20 से 30 डिग्री के आसपास के जो रीजन होते हैं उसको डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन होता है, और 0 से 20 डिग्री के आसपास का जो रीजन होता है इक्वेटर से, उसको रेन फॉरेस्ट रीजन। तो रेन फॉरेस्ट रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा अच्छा से टेम्परेचर होता है, ज़्यादा धूप पड़ती है, ठीक है, सब कुछ ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और डेसिडुअस रीजन में कम बारिश होती है और कम धूप मिलता है इसकी टेम्परेचर, इसकी तुलना में। तो अब आपको जवाब देना है कि कहाँ ज़्यादा फसल ग्रो करेगी। सोचिए, 1 मिनट का मौका देते हैं और सोचिए कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। आई होप कि सोच लिए होंगे आप। अगर जो लोग कह रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा क्रॉप उत्पन्न होगा, तो उनका जवाब होगा गलत। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो वाटर होता है, बारिश हुआ, पानी बरसा, तो जो सॉयल में ह्यूमस का कंटेंट होता है या फर्टिलिटी जो होती है, जो खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है, वो पानी के साथ बह के समुद्र में चला जाता है। तो जिससे इसके क्या हुआ, इस सॉयल में क्या फर्टिलिटी रह नहीं गई, और फर्टिलिटी नहीं रह गई तो ये क्या सॉयल ज़्यादा क्रॉप उत्पन्न कर पाएगा? रेन फॉरेस्ट वाला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सॉयल फर्टाइल नहीं है और बिना फर्टिलिटी के क्रॉप उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ज़्यादा रेन होना, अधिक रेन होना क्या हुआ, रेनफॉल का ज़्यादा होना एक लिमिटिंग फैक्टर बना। टेम्परेचर चाहिए था, टेम्परेचर है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से तो ज़्यादा बारिश क्या हो गया, एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया। किसके लिए? रेन फॉरेस्ट रीजन के लिए, कि वहाँ पर क्रॉप उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो दिस इज
लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो हैवली लीज्ड न्यूट्रिएंट वेस्ड अवे वॉस्ड अवे बाय रनिंग वाटर, ठीक है। लीचिंग के कारण से क्या हो गया कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह गए, जिसके चलते यहाँ पर क्रॉप उत्पन्न नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि लिमिटिंग फैक्टर क्या बला है, ये बात आपको यहाँ से समझ आई होगी। वही सेम स्लाइड है, समझाने की और अच्छे से कोशिश करता हूँ और एग्जाम्पल से समझते हैं और फाइन करने की कोशिश करते हैं, इन बिटवीन द लाइन जाने की कोशिश करते हैं। देखो, सीड डज नॉट जर्मिनेट क्विकली इन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वही सेम चीज लिखा हुआ है, सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रेन जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर जल्दी से जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लीच कर जाते हैं, ठीक है। तो पुअर सॉइल, एक्सेसिव रेन या कह सकते हो पुअर सॉइल, दोनों बात एक ही है, एक्सेसिव रेन और पुअर सॉइल। अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक्सेसिव रेन और पुअर सॉइल क्या कर रहे हैं? पुअर सॉइल क्या कर रहे हैं? लिमिटिंग फैक्टर हैं फॉर व्हाट? फॉर क्रॉप्स, ठीक। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करते हैं। देखो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं लगातार, समझाने की कोशिश कर रहा हूं लगातार कि ये कैसे एक लिमिटिंग फैक्टर बन पा रहा है। अब देखो, रेन फॉरेस्ट वाला ही रीजन है जहां पर बहुत बड़े बड़े घने घने डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं डेंस फॉरेस्ट का। तो डेंस फॉरेस्ट में क्रॉप उत्पन्न करना पॉसिबल है? जरा पेन का कलर बदलते हैं। क्या यहां पे क्रॉप पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सनलाइट ही नहीं पड़ रही है। बिना सनलाइट के क्या यहां ऑर्गेनिज्म संभव है? सनलाइट बिना ऑर्गेनिज्म संभव नहीं है। तो बहुत सारे, अब इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। यहां पे बहुत सारे जीव नहीं रह सकते, ठीक है। तो लैक ऑफ लाइट, उसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं लग सकते। तो ये एक चीज हो गया। सेम क्वेश्चन, सेम सिंपल सा दिया हुआ है। इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, ठीक है, इट डज नॉट रिजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो एक बार ही अगर खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए। पिछले जमानों में क्या करते थे लोग? जला के अपना खाद उत्पन्न करते थे, पेड़ पौधों को जला देते थे, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या होता था? खाद उत्पन्न होता था। तो अगर किसी कारण से रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर किया जाए और एक डिसिडुअस फॉरेस्ट को भी रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, काट दिया जाए, और कंपेयर किया जाए कि पहले रेन फॉरेस्ट उत्पन्न होगा, पानी और वर्षा ज्यादा होता है, कि डिसिडुअस फॉरेस्ट पहले उत्पन्न होगा जहां पे पानी और वर्षा कम होता है। तो दोनों में से कहां सबसे पहला बारिश होगा? तो सबसे पहले पेड़ रिजनरेट करेंगे, फिर से उत्पन्न होंगे, रिजनरेट करेंगे कहां पे? तो यहां पे क्वेश्चन ही पूछा गया है, ये बता दिया गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जल्दी नहीं उत्पन्न होते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट जल्दी उत्पन्न होते हैं कंपेयर टू। क्यों? दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? क्योंकि ए बी सी डी, पढ़िए, जवाब दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका। आई होप कि आपने जवाब दे दिया, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया। द सॉयल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशियंट, सॉयल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशियंट इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में डिफिशियंस होता है। मैंने यहाँ पे आपको यही बात समझाई ना, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहां पर जल्दी से रिजनरेट नहीं कर पाते हैं, और ये सॉयल जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है किसके लिए? रेन फॉरेस्ट के लिए। समझ गए? आई होप कि समझ में आई होगी अब ये बात। अब देखो, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया और कोशिश करी कि डिटेल से चीज़ें आपको बता दूं, ताकि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन आपका दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप पूरी तरीके से भर सकते हैं कमेंट सेक्शन कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, आप जो समझा रहे हो मुझे यहाँ पे पॉइंट समझ नहीं आया, ये इसको फिर से एक्सप्लेन करो। वो सब चीज़ें जो हैं आपके हिस्से की हैं, ठीक है।
अब आते हैं हम अबायोटिक फैक्टर्स पे, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर क्या वाला है भाई? देखो अबायोटिक फैक्टर्स में मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल, अब अबायोटिक फैक्टर ही मुझे आपको समझाना है कि अबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर। एक तो लाइट कैसे एक अबायोटिक फैक्टर है जो लिमिटिंग फैक्टर है। रेन अबायोटिक फैक्टर है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्टीट्यूड, सैलिनिटी, फ्रॉस्ट, उसके अलावा स्नो, ठीक है। ये सब अबायोटिक फैक्टर हैं और कहीं ना कहीं ये सब किसी ना किसी जीव के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, कुछ एक एग्जाम्पल आगे देने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब एक ये भी स्लाइड दी हुई है, इसको लगे हाथ देख लो। हिंदी में दी हुई स्लाइड, आपको याद क्या रखना है कि अजैविक घटक या अबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से होते हैं। एक तो फिजिकल होता है, फिजिकल फैक्टर, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है कार्बनिक पदार्थ अजैविक घटक में। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायु दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है? एक भौतिक फैक्टर्स होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये होते हैं कार्बनिक पदार्थ जो कि आप जैविक घटक में या अबायोटिक घटक में आते हैं। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ये मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा इन सबको आगे, ठीक है। ये सब हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलो, तो ये इकोसिस्टम के जो मेन घटक थे, इसको मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं, देखो अभी तक सनलाइट की बात करी थी, अभी तक टेम्परेचर की बात करी थी कि टेम्परेचर किस प्रकार प्रभावित करता है। लाइट की बात कर लें। लाइट, यहाँ पे सनलाइट बहुत अलग अलग तरीके से पड़ती है, और वो कैसे लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे है। देखो सोलर रेडिएशन, देखो अगर सनलाइट नहीं रही, अगर सनलाइट नहीं रही तो क्या लाइफ संभव है? क्या लाइफ अर्थ पे संभव था? अगर मैं कहूं कि सूर्य की क्या जरूरत है, हटा देते हैं सूर्य को, सनलाइट हटा देते हैं, लाइट प्रकाश हटा देते हैं, तो क्या लाइफ संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि ये सनलाइट जो आता है वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वरना अर्थ क्या होती? फ्रीज हो जाती, फ्रोजन हो जाती। इससे क्या होता कि यहाँ पर इतना ठंडी होती कि यहाँ पर लाइफ फॉर्म नहीं कर पाता। तो चूंकि हम इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है सनलाइट के थ्रू। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको लाइट की ज़रूरत है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के अंदर रहते हैं या बहुत सारे हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, वो अलग हैं, कुछ कुछ हैं जो अपवाद हैं इसके, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी लाइट, सनलाइट से क्या निकलता है? इसी सनलाइट से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उनको जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता इस अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण से, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण से क्या होता है कि इवॉपरेशन बहुत तेजी से होता है, जिसके चलते बहुत सारे जो फल होते हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उनका पानी जल्दी से इवॉपरेट हो जाता है और मर जाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने के और भी इम्पैक्ट हैं कि बहुत सारे, जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवॉपरेशन कम होती है, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है, थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो अब उनका मोटा होना एक लिमिटिंग फैक्टर है, वो पतला नहीं हो सकते, चौड़ा नहीं हो सकते, क्या लिमिट लगा रहा है। तो टेम्परेचर भी एक तरीके से प्लांट्स को लिमिट कर रहे हैं। दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट जो लो, जहाँ पर लाइट लो इंटेंसिटी रहती है, वहाँ पर वो फ्रूट्स नहीं उत्पन्न हो पाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। तो ये एक चीज़ है जो सनलाइट के कारण से हो। और समझने की कोशिश करते हैं कि सनलाइट के कारण से क्या दिक्कत हो सकती है। कम सनलाइट होने से एक दिक्कत और होगी कि सपोज करो सनलाइट गायब हो गया। जस्ट अ सेकेंड, मुझे पेन का कलर बदल लीजिए। सपोज करो कि सनलाइट नहीं आ रही है, तो अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा प्लांट का? प्लांट तो इसी से बनते हैं, फोटोसिंथेसिस सनलाइट से ही बनते हैं। अगर प्लांट का फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो क्या ऑक्सीजन मेंटेन होगा?
क्या एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसका कोई एब्जॉर्ब करेगा? उसको नहीं करेगा, प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कम हुई तैसे जेठालाल मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? क्या हो अगर सूरज दादा की रोशनी पेड़ तक ना पहुंचे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो सूरज दादा मर जाएंगे, सॉरी माफ कीजिए, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जेठालाल खत्म हो जाएंगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो भी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाए, तो पूरी लाइफ साइकिल जो है खत्म हो जाएगी अगर सूरज दादा अपनी रोशनी ना दे तो। और क्या होगा? ये पेड़ मर गया, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो अब देखो, जब कोई चीज मरती है, जैसे सपोज करो कि जेठालाल खत्म हो गए, तो जेठालाल जब खत्म हो गए तो क्या निकालेंगे अपने अंदर से? जेठालाल को डिकम्पोज भी करना पड़ेगा, तो डिकम्पोजिशन के लिए जो केचुए होते हैं या जो डिकम्पोजर एजेंट होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। डिकम्पोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और चूंकि डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और पेड़ है नहीं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, और चूंकि लोग ज्यादा मर रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा हो रहा है। तो जब डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर लोग ज्यादा मरना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? बीओडी और सीओडी बढ़ जाएगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन डिमांड के क्या होगा? डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। बिना ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, और डिकम्पोजिशन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो जो है इतने सारे जीव जंतु बढ़ जाएंगे कि अर्थ पे अलग अलग तरीके से बीमारियां फैल जाएंगी और अदर जीव जंतु जितने हैं वो सब मारे जाएंगे। बीओडी सीओडी क्या बला है भाई? बीओडी सीओडी क्या बला है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये किसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे केचुआ, ठीक है, केचुआ, छोटे छोटे केचुए होते हैं ना, केचुए क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो इन केचुओं को या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए जितने मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बोल देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहां पर भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ऑक्सीजन, अब इनको डिकम्पोजिशन करने के लिए खूब ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तभी ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। इसको और डिटेल से आगे समझेंगे हम। ठीक है, सीओडी क्या वाला है? ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको कौन डिग्रेड करेगा, उनको कौन खत्म करेगा? तो सीओडी करेगा, जिसमें क्या डाल देते हैं हम? केमिकल डाल देते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं? केमिकल एजेंट यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण प्रभावित हो जाते हैं, जीव मर जाएगा। अगर जीव ऑर्गेनिज्म मर गया तो क्या ये बीओडी पॉसिबल है? बीओडी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन खत्म हुआ तो ये मरना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई टॉक्सिक एजेंट आपने डाल दिया इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे और पॉसिबल नहीं होगा कुछ भी। लेकिन चूंकि यहाँ केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट के द्वारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं? हम डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या केमिकल एजेंट की जरूरत होती है। और केमिकल एजेंट किस में काम करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपना डिग्रेडेशन का काम करता है, डिग्रेड करेगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट में भी ऑक्सीजन की जरूरत। चूंकि पेड़ मर चुका है, हमारे हिसाब से पेड़ मर चुका है, और पेड़ मर गया तो ऑक्सीजन की, चूंकि लोग मरने की दर बढ़ गई और इसलिए उनको डिकम्पोज करने के लिए बीओडी और सीओडी बढ़ गया। ठीक है, बीओडी और सीओडी में कौन फास्ट चलता है? सीओडी चलता है, क्योंकि केमिकल एजेंट है। ठीक है, बीओडी 5 दिन का वक्त लगता है, इसमें 2.5 घंटे का वक्त लगता है, डिकम्पोज करके एकदम फटाफट फाइनल कर दिया। लेकिन बढ़िया कौन होता है? बीओडी बढ़िया होता है। एक्यूरेसी रेशियो 10% होता है, सॉरी बढ़िया सीओडी होता है, बट केमिकल एजेंट का बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते कि नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई है कि कैसे काम करता है ये परितंत्र और लाइट का क्या इम्पैक्ट है।
तो घटक के तौर पे हमने, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के तौर पे हमने काफ़ी कुछ सीखा आज के क्लास में। यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जो भी रिमेनिंग चीज़ें बची हुई जैसे माइक्रो प्लास्टिक वगैरह उसको समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।